गुड मॉर्निंग बच्चों, हमारे ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं एक बार फिर से आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस में उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर। बच्चों, अब से पहले हमने जो वीडियो अपलोड किए हैं उनके अंदर हमने आपको बताया है भारत का जो परिचय था उससे संबंधित 3 वीडियो आपने देखे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो चैप्टर 2 से संबंधित रहेगा, अध्याय 2 से संबंधित रहेगा। अध्याय 2 जो है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। अध्याय 2 और चैप्टर का नाम है संरचना और भू आकृति। संरचना और भू आकृति, ये हमारे चैप्टर का टाइटल है। संरचना और भू आकृति विज्ञान। देखो बच्चों, भारत का परिचय की चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा टाइटल है संरचना और भू आकृति विज्ञान। सबसे पहले आप शब्दों का अर्थ समझिए। संरचना किसे कहते हैं और भू आकृति विज्ञान किसे कहते हैं? देखिए, संरचना शब्द का मतलब होता है बनावट। किसी भी चीज़ की, चाहे वो जैविक हो या फिर वो अजैविक हो, उसकी एक निश्चित संरचना होती है, निश्चित बनावट होती है। और कोई भी चीज़, चाहे वस्तु हो, जैविक अजैविक कुछ भी हो, वो किसी एक चीज़ से मिलकर नहीं बनती। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिलना जरूरी होता है। तो जब कोई चीज़ 2 या 2 से अधिक ज़्यादा पदार्थों से मिलकर बनती है तो वो संरचना के रूप में जानी जाती है। संरचना कैसी स्थिति है, कैसे उसका आकार कैसा है। 2 शब्द जुड़े हुए हैं, संरचना और संगठन। तो पदार्थों का मिश्रण जो होता है वो संगठन का प्रतिनिधित्व करता है, और आकार, प्रकार और बनावट जो होती है वो संरचना का प्रतिनिधित्व करती है। तो संरचना का मतलब किससे संबंधित हो गया? मुख्य रूप से आकार, प्रकार और बनावट का जो संबंध होता है वो संरचना से होता है, और पदार्थों के मिश्रण से मिलकर बनने की जो प्रक्रिया है वो संगठन के रूप में जानी जाती है। दूसरा शब्द आप यहाँ पे देखें, भू आकृति विज्ञान। अब भू आकृति विज्ञान किसे कहते हैं? देखिए, भू आकृति विज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के जियोमॉर्फोलॉजी से हुई है। किससे हुई है? एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा। इसका शब्द है, ग्रीक भाषा शब्द कौन सा है? जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी, ये शब्द है जिससे किसकी उत्पत्ति हुई है? भू आकृति विज्ञान। क्या बना है? भू आकृति विज्ञान। अब आप ये देखेंगे कि जियोमॉर्फोलॉजी क्या है। तो देखिए, जियो जो शब्द है इसका मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। और ये जो मॉर्फो शब्द है यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है आकृति। और ये जो लॉजी शब्द देख रहे हैं इसका मतलब होता है वर्णन करना। वर्णन करना। तो तीनों का अर्थ जब एक साथ में निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा? पृथ्वी की आकृतियों का वर्णन करना। तो एक ऐसा विषय जो पृथ्वी की आकृतियों का वर्णन करता है उसी को हम किसके नाम से जानते हैं? भू आकृति विज्ञान के नाम से जानते हैं। अब हम चर्चा कर रहे थे किसके बारे में? भारत के बारे में। किसके बारे में? भारत के बारे में। तो देखिए बच्चों, हम भारत की संरचना और भू आकृति दोनों की चर्चा करने वाले हैं। अब आपने भी ये चीज़ बहुत अच्छी तरह सुनी होगी और देखी भी होगी कि हमारा भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एक बड़ा देश है, 7वां स्थान रखता है, जैसा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब इस पूरे भारत की क्या बनावट एक जैसी है? क्या संरचना एक जैसी है? क्या सभी जगह पर्वत मिलते हैं, या पूरा भारत मैदान है, या फिर पूरा भारत पठारी पठार है? ऐसा है क्या? नहीं है। तो भारत की जो बनावट है वो अलग अलग है। एक और उत्तर में क्या मिल रहे हैं? पर्वत मिल रहे हैं। दक्षिण में क्या मिल रहा है? पठार मिल रहा है। मध्यवर्ती भाग में क्या मिल रहा है? मैदान मिल रहा है। भारत के पश्चिम भाग में क्या मिल रहा है? मरुस्थल मिल रहा है। दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिम भागों में क्या मिल रहे हैं? समुद्र तटीय मैदान मिल रहे हैं।
और दूर मुख्य जो भूमि उससे दूर सागरों में क्या मिल रहा है, द्वीप। तो भारत की जो बनावट है वो समान नहीं है, असमान बनावट है। और असमान बनावट की जो प्रक्रिया होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, विवर्तनिक शक्तियों पर निर्भर करती है। अब ये विवर्तनिक शक्तियां क्या होती हैं, ऐसी शक्तियां जो धरातल पर हलचल उत्पन्न करती हैं उनको विवर्तनिक शक्तियां कहते हैं। विवर्तनिक शक्तियां, विवर्तनिक शक्तियां, तो ऐसी शक्तियां जो धरातल पर हलचल उत्पन्न करती हैं उनको विवर्तनिक शक्तियां कहते हैं। और इन विवर्तनिक शक्तियों के कारण धरातल पर क्या आता है, बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। तो धरातल पर परिवर्तन करने वाली ऐसी शक्तियों को क्या कहा जाता है, विवर्तनिक शक्तियों के नाम से जाना जाता है। और ऐसी विवर्तनिककारी शक्तियां जो होती हैं वो अंतर्जात और बहिर्जात बलों के रूप में शामिल की जाती हैं। अंतर्जात और बहिर्जात बलों के रूप में, अंतर्जात बल किसे कहते हैं और बहिर्जात बल किसे कहते हैं। तो जो धरातल के अंदर संपन्न होते, पृथ्वी के अंदर संपन्न होते हैं उन्हें अंतर्जात बल कहते हैं, और जो पृथ्वी के ऊपरी भाग में धरातल के ऊपर संपन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बहिर्जात। तो अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण इनको कितने भागों में बांट दिया गया, दो भाग। एक तो कौन सा हो गया, अंतर्जात, और दूसरा कौन सा हो गया, बहिर्जात। देखो बच्चों, इनकी हम चर्चा आगे जाके करने वाले हैं। जो भौतिक पर्यावरण या भौतिक खंड वाली जो आपकी बुक है, हमारी जो बुक का पहला जो खंड है उसमें विवर्तनिक शक्तियों का एक पूरा चैप्टर आने वाला है। तो इनके कारण धरातल पर परिवर्तन आता है, और परिवर्तन के कारण कहीं पे पहाड़ बनते हैं, कहीं पे मैदान बनते हैं, कहीं पे पठार बनते हैं, कहीं पर हम देखें कि कगार बनते हैं। धरातल पर कहीं पे भ्रंश मिलता है, कहीं पे क्षेपण मिलता है, कहीं पे जलप्रपात मिलता है। तो धरातल असमान है, बनावट है। तो हमारे भारत की जो बनावट है असमान, संरचना असमान। अब ये जो विवर्तनिक शक्तियां थी, आपको पता है कि प्राचीन काल में जो भारत था वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा था। इसका हिस्सा था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और ये जो प्लेट थी ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में थी। कहाँ की वो थी, भूमध्य रेखा के दक्षिण में थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसने धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसकना प्रारंभ कर दिया, और जैसे ये उत्तर की ओर खिसकने लगी ये दो भागों में बट गई। ऑस्ट्रेलियन प्लेट तो कहाँ की ओर चलेगी, दक्षिण पूर्व की ओर चलेगी, और इंडियन प्लेट कहाँ की ओर आ गई, उत्तर की ओर आ गई। तो भारतीय प्लेट जैसे ही उत्तर की ओर आई, भारतीय प्लेट रूपी भाग में विवर्तनिक शक्तियां प्रारंभ हुई, और विवर्तनिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप भारत की संरचना क्या होती गई, अलग अलग होती गई। और इसी कारण आज हमारे भारत में प्रादेशिक आधार पर या क्षेत्रीय आधार पर संरचना संबंधी भिन्नताएं विशेष रूप से देखने को मिलती हैं। कभी आपने सुना है कि कहीं पे काली मिट्टी मिलती है, कहीं लाल मिट्टी मिलती है, कहीं पे पीली मिट्टी मिलती है, ऐसा क्यों? अलग अलग जगह मिट्टी अलग अलग क्यों, सभी जगह एक समान क्यों नहीं? क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता होगा मिट्टी का निर्माण किससे होता है, चट्टानों से होता है। किससे होता है, चट्टानों से। और चट्टानें सभी जगह क्या नहीं मिलती, समान नहीं मिलती हैं। कहीं पर आग्नेय चट्टान मिलती है, कहीं पे अवसादी चट्टान मिलती है, और कहीं पर कायांतरी चट्टान मिलती है। तो जहाँ पर पठारी चट्टानें मिलेंगी आग्नेय चट्टानों के रूप में, तो सीधी सी बात है वहाँ काली मृदा का निर्माण होगा। जहाँ पे अवसादी चट्टानें मिलेंगी तो सीधी सी बात है वहाँ पे मैदानी मृदाओं का, या फिर हम ऐसा कहें कि धूसर मरु मिट्टियों का निर्माण होने वाला। तो अलग अलग क्षेत्रों में जैसी जैसी चट्टानों की स्थिति होती है, चट्टानों की जैसी संरचना होती है, कोमल भी हो सकती है, कठोर भी हो सकती है। तो कठोर होगी तो कठोर मिट्टी बनेगी, और कोमल संरचना वाली चट्टानें होंगी तो कोमल मिट्टी बनने वाली है। तो जैसी जैसी संरचना होगी उसी के हिसाब से किसका निर्माण होता है, मृदाओं का निर्माण होता है। और ये मृदाओं के निर्माण की प्रक्रिया किसमें शामिल की जाती है, भूगर्भ शास्त्र के रूप में शामिल की जाती है, धरातल भूआकृति विज्ञान के रूप में शामिल की जाती है। तो भारत की जो संरचना है वो समान नहीं है, और इस पूरी असमान संरचना को ध्यान में रखते हुए पूरे भारत को मुख्य रूप से 3 भूवैज्ञानिक खंडों में बांटा गया है। कितने भूवैज्ञानिक खंडों में बांटा गया है, 3 भूवैज्ञानिक खंडों में मुख्य रूप से बांटा गया है, भूवैज्ञानिक खंड। और 3 जो भूवैज्ञानिक खंड हैं वो कौन कौन से, पहले की हम चर्चा करते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो भाग है उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय खंड। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय खंड। दूसरा जो आता है वो आता है हिमालय पर्वतीय खंड। कौन सा आता है, हिमालय पर्वतीय खंड।
और तीसरा जो आता है वो आता है सिंधु गंगा का मैदान, सिंधु गंगा का मैदान। ये 3 भूवैज्ञानिक खंड हैं जिसमें पूरे भारत को बांटा गया। संरचना के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में बांटा गया। तो सबसे पहले वाले की चर्चा करते हैं, प्रायद्वीपीय खंड। प्रायद्वीपीय खंड क्या है? देखो, पहला जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत की जो स्थिति है वो कैसी है, प्रायद्वीपीय। हम भारत को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप भी बोलते हैं। मैंने मैप में बताया था कि भारत का ये वाला जो भाग, यहाँ क्या है? बंगाल की खाड़ी है, यहाँ क्या है? अरब सागर है, और यहाँ पे क्या है? हिंद महासागर। तो भारत की ऐसी स्थिति होने के कारण तीनों ओर क्या फैला हुआ है? पानी फैला हुआ है, पानी फैला हुआ है। तो तीनों ओर पानी फैला हुआ होने के कारण भारत को प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। और इस प्रायद्वीपीय खंड के अंदर भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग को शामिल किया। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है वो भारत के दक्षिण में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है? दक्षिण की ओर। तो लगभग आप कंडीशन देखेंगे, इसमें आपको बताऊं कि लगभग ये जो कंडीशन है ये भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग की स्थिति आपके सामने आती है। ऐसी स्थिति में हमारा प्रायद्वीपीय पठारी भाग, लगभग ऐसी स्थिति, ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। तो ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, इसमें पठार को शामिल किया जाता है। प्राचीन कालीन भूखंड है, स्थिर भूखंड में विवर्तनिक दृष्टिकोण से शांत भूखंड के रूप में भी शामिल किया जाता है। कौन सा भाग? ये प्रायद्वीपीय। अब इसी के अंदर कौन सा है? अरावली पर्वतमाला भी आती है, मैकाल भी है, महादेव भी है, विंध्याचल भी है, सतपुड़ा भी है। इधर आप गिर पहाड़ी आ जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे सहाद्री की पहाड़ी आ जाएंगी, फिर यहाँ पे आप देखेंगे पालमी की पहाड़ी आ जाएंगी, यहाँ देखेंगे नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ी आ जाएंगी, उसके बाद में जावादी की पहाड़ी आ जाएंगी, उसके बाद में आप देखेंगे पालकोंडा की पहाड़ी आ जाएंगी, उसके बाद में वेनीकोंडा की पहाड़ी आ जाएंगी, उसके बाद में यहाँ उड़ीसा में आप आओगे तो महेंद्रगिरी और मलयगिरी की पहाड़ी। ये सारी की सारी जो पहाड़ियाँ हैं वो किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत के खंड का ही भाग है। अभी प्रायद्वीपीय जो भारत है इधर की ओर, ये जो आप देखते हैं यहाँ पे गंगा नदी का जो मुहाना है, ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे असम के अंदर, असम और मेघालय में, एक तो मेघालय का पठार है, एक शिलोंग का पठार है और एक कार्बी एंगलोंग का पठार है। तो ये पठारी जो भाग है वो भी इसी पठार प्रायद्वीपीय खंड का ही भाग है। लेकिन बाद में क्या हो गया, यहाँ पे मालदा भ्रंश पड़ गया, और मालदा भ्रंश पड़ने के कारण ये पठारी भाग इस पठारी भाग से क्या हो गया? अलग हो गया। तो मेघालय शिलोंग का जो पठार है वो छोटा नागपुर के पठारी भाग से ही क्या हुआ है? अलग हुआ है। छोटा नागपुर का पठार राजमहल की पठारी भाग है, उनसे ही अलग हुआ है, और उनके बीच में जो गैप बना है उसी को हम किसके नाम जानते हैं? मालदा गैप के नाम से या मालदा भ्रंश के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो पठारी भाग है इसलिए इधर राजस्थान में भी है। राजस्थान में जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है वो भी पठार है, लेकिन उसके ऊपर किसका विस्तार हो गया? मरुस्थल का विस्तार हो, दिल्ली तक फैला हुआ है, यूपी है, पूरा दक्षिण का तो मैक्सिमम पूरा भाग है, लेकिन ये यहाँ भी फैला। तो ये भारत का पहला खंड है, प्रायद्वीपीय खंड। सबसे पुराना भारत का प्रायद्वीपीय खंड जो है कौन सा है? प्रायद्वीपीय खंड। ठीक है। दूसरी हम चर्चा करेंगे हिमालय पर्वतीय खंड की। तो देखो बच्चों, भारत जैसे आपने देखा भारत के दक्षिण में क्या फैला हुआ है? भारत के दक्षिण में प्रायद्वीपीय खंड फैला हुआ है। ठीक उसी प्रकार भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वतीय खंड फैला हुआ है। ये हम चर्चा कर रहे हैं हिमालय पर्वतीय खंड की। तो जैसे आप हिमालय पर्वतीय खंड के बारे में देखोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, देखिए भारत का जो उत्तरी भाग है वहां पे हिमालय पर्वत मिलता है, बहुत अच्छे से पता है आपको, ये भारत का उत्तरी भाग है। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये हिमालय पर्वतीय खंड का भाग, यहाँ हिमालय पर्वत फैला हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वतीय भाग है कौन सा? हिमालय पर्वतीय भाग। और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर। तो जैसे दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय खंड था एक प्राचीन भूखंड था और विवर्तनिक दृष्टिकोण से लगभग शांत क्षेत्र था, लेकिन इसके विपरीत ये जो हिमालय पर्वतीय खंड है ये विवर्तनिक दृष्टिकोण सक्रिय क्षेत्र है। यहाँ पर अंतर्जात बल और बहिर्जात बल बहुत ज़्यादा मात्रा में सक्रिय रहते हैं।
और इसी कारण भारत के इस भाग में सबसे ज़्यादा भूकंप महसूस किए जाते हैं, क्योंकि विवर्तन दृष्टिकोण से कैसा है, सक्रिय क्षेत्र है। अब यहाँ पे क्या ढाल की मात्रा अलग मिलती है, तो नदियों की जो प्रवणता है, नदियों की जो गति है वो भी अधिक पाई जाती है। और नदियों की तीव्रगामी होने के कारण यहाँ पे वी आकार की घाटियों का निर्माण होता है, गॉर्ज का निर्माण होता है, कैनियन का निर्माण होता है, जलप्रपातों का निर्माण होता है, अवनमन कुंड देखने को मिलते हैं हमको। और साथ साथ में आप देखेंगे बहुत सारी जैसे जो अपरदनात्मक स्थलाकृति हैं वो यहाँ देखने को मिलती है। किसके अंदर, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के अंदर ऊंचे नीचे कटक देखने को मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के भूंसों का निर्माण है। तो ये हमारे भारत का दूसरा खंड था जिसको हमने क्या कहा, हिमालय पर्वतीय खंड के रूप में, और इसके सहायक पहाड़ियों के रूप में शामिल किए जाते हैं। अब बच्चों चलते तीसरे भाग के ऊपर, सिंधु गंगा का मैदान। देखो आपने दो भूवैज्ञानिक खंडों की चर्चा की अभी हमने, एक तो कौन सा, दक्षिण में फैला हुआ प्रायद्वीपीय खंड, और दूसरा हमने चर्चा की इसकी उत्तर में फैला हुआ हिमालय पर्वतीय खंड। अब ये जो तीसरा जो खंड है, एक तो आपने देखा कौन सा, प्रायद्वीपीय पर्वतखंड, और दूसरा आपने देखा कौन सा, हिमालय पर्वतीय खंड। इन दोनों खंडों के बीच में एक भूवैज्ञानिक खंड और फैला हुआ मिलता है, और ये दूसरा जो भूवैज्ञानिक खंड यहाँ फैला हुआ मिलता है उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, सिंधु गंगा के मैदानी खंड के रूप में जाना जाता है। आपने देखा ये वाला जो पूरा भाग है ये किसके रूप में, हिमालय पर्वतीय खंड के रूप में, और आपने देखा ये वाला जो अधिकांश भाग है किसके रूप में है, ये पठारी खंड के रूप, प्रायद्वीपीय या पठारी भाग खंड के रूप में। इन दोनों भागों के बीच में ये प्रायद्वीपीय खंड हो गया, और ये कौन सा हो गया, हिमालय खंड हो गया, हिमालय पर्वतीय खंड हो गया। इन दोनों के बीच में ये जो भाग देख रहे हैं, ये भाग क्या, इन दोनों भागों की तुलना में नीचे दर्शा हुआ है, अपनति के रूप में नहीं होकर अभिनति के रूप में है। अभिनति का मतलब होता है नीचे की ओर धंसा हुआ भाग, तो ये गर्त है, गड्ढा है, अभिनतिक गड्ढा है, नीचे की ओर धंसा हुआ गड्ढा है। और इस नीचे की ओर धंसे हुए गड्ढे में क्या होता है, हिमालय से नदियां निकलती हैं, तो ढाल कहाँ की ओर है, दक्षिण की ओर है, दक्षिण पूर्व की ओर है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों के कारण उनका वेग तीव्र होता है, और उनके बीच में पानी के बहाव के साथ में चट्टानें आती हैं, कंकड़ आते हैं, पत्थर आते हैं, और लुढ़कते 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 कहाँ जाते हैं, इस भाग में आकर जम जाते हैं। तो ये जो गड्ढा है इसमें आकर जब वो कचरा जम गया, तो गड्ढे में कचरे के जम जाने के कारण यहाँ पे जो भूवैज्ञानिक खंड बना, उस भूवैज्ञानिक खंड को ही हम किसके नाम से जानते हैं, सिंधु गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है। और ये सिंधु गंगा का मैदानी जो खंड है वो भारत का एक उपजाऊ खंड है। ऐसा भाग है, उपजाऊ भाग, और इसी भाग के अंदर भारत की सबसे ज्यादा मात्रा में जनसंख्या भी निवास करती है। अब ये जो सिंधु गंगा का मैदानी खंड है, इसके अंदर अवसादों की प्रधानता पाई जाती है। अपक्षय के पश्चात जो अपर्दन की प्रक्रिया होती है, उस अपर्दन की प्रक्रिया से जितने भी अवसाद लाए जाते हैं, वो सारे के सारे अवसाद इसी भाग में आकर जमते हैं, और इस भाग में आकर अवसादों के जमने के कारण सिंधु गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ। और इस सिंधु गंगा का जो मैदानी भाग है ये भारत के मध्यवर्ती भाग में फैला हुआ होने के कारण एक ओर इसकी सीमा कौन बनाता है, हिमालय पर्वत खंड बनाता है, दूसरी ओर इसकी सीमा कौन बनाता है, प्रायद्वीपीय खंड बनाता है। तो दोनों, एक प्राचीन कालीन खंड और दूसरा विवर्तनिक दृष्टि से सक्रिय खंड के रूप में इसकी स्थिति होने के कारण ये विवर्तनिक दृष्टिकोण से एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाता है। तो बच्चों ये तीन हमारे जो खंड थे ये संरचना के आधार पर बताए गए। संरचना के आधार पर भारत को इन तीन भूवैज्ञानिक खंडों में बांटा गया था, जिनकी आज के इस वीडियो में हमने क्या की है, चर्चा की। तो हमारा ये वीडियो आज यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो भारत के भू आकृति संबंधित आने वाला है कि भारत को भू आकृतिक दृष्टिकोण से कितने भागों में बांटा गया है। तो आप वीडियो को मिस नहीं करें और रेगुलर वीडियो देखते रहें। आप सभी को धन्यवाद।